एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आरएएमसी का पेपर हो चुका है एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द सोल्यूशन ऑफ आरएएमसी एग्जाम। इंग्लिश का अगर आप सेक्शन देखोगे सो इट वाज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हर बार की तरह अगर मार्क्स के वेरिएशन की बात करें, आपके रीडिंग से और ग्रामर सेक्शन का मार्क्स वेरी करता है और इस बार भी यही था। इफ़ यू विल लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर, तब ग्रामर के मैक्सिमम मार्क्स थे। इस बार ये है कि ग्रामर के मार्क्स कंपैरेटिवली कम है और एल्स जो आपका पैटर्न था दैट वाज वेरी मच सिमिलर, जो आपके लास्ट टाइम से हमेशा से आ रहा है। एज सच मेजर चेंज कोई नहीं था, मार्क्स का डिफरेंस हमेशा से ही रहता है। सो जैसे कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, रीडिंग, राइटिंग एंड योर ग्रामर सेक्शन। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में हमेशा आपके इधर एक पैसेज आएगा या एक स्टैंजा आएगा या फिर आपके 2 पैसेज आते हैं और इस बार भी वही था। सो देयर वाज 1 पैसेज एंड 1 स्टैंजा। ठीक है, जो आपका पहला रीडिंग सेक्शन में, इफ विल टॉक अबाउट द रीडिंग सेक्शन, एक पैसेज आया था और पैसेज किस पे बेस्ड था? बेसिकली इट वाज अ एनालिटिकल पैसेज। ठीक है, आपको एनालाइज करना था। सो यू हैव टू रीड द होल पैसेज, कॉम्प्रिहेंड इट और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आपको आंसर देना है। जो आपका पैसेज था दैट वाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये एक ऐसा करंट टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा आपने सुना भी होगा। सो बेसिकली और वही सारी चीज़ें इसमें मेंशन भी की गई है ना, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं, राइट। मल्टी डिसिप्लिनरी है कि, और आप देखोगे कि जिस तरीके से डिवाइड किया गया है आपने एजुकेशन को, कि 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आपकी पहले की बेसिक एजुकेशन जो होती है, जो फॉर्मल एकेडमिक ईयर में आप शुरू करते हो उससे पहले वाली। सो द होल पैसेज वाज अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या मेजर चेंजेस आएंगे जो आप करंट एजुकेशन पॉलिसी चल रही है और एक बार ये जो अप्लाई हो जाएगी। एंड एट द एंड देयर वाज अ कंक्लूजन ऑल्सो कि हर एक चीज़, कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो पहला अगर पैसेज हम डिस्कस करें विच वाज अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पहला जो आपका क्वेश्चन है, दीज ऑल क्वेश्चंस वर बेसिकली बेस्ड ऑन द पैसेज दैट इज गिवन टू यू। पैसेज में आपके जरूरी नहीं कि हर एक चीज, बट उसको आप अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंड कैसे कर रहे हो, इसीलिए पैसेज को हम कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, कि आपकी समझ पे डिपेंड करता है आप एनालाइज कैसे कर रहे हो। देयर आर 2 ways टू सॉल्व अ पैसेज। या तो आप पूरा पैसेज पढ़ के क्वेश्चन करोगे या फिर क्वेश्चन देख के पैसेज करोगे, या फिर यू स्किम थ्रू इट। एंड व्हाट इज स्किमिंग? कि आपने एक क्वेश्चन देखा और आप वो लाइन ढूंढोगे कि भाई, और उसका वो पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। ठीक है, वट एवर सूट्स यू, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टर्म अ मेजर चेंज इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ग्लोबली। ठीक है, टाइम के साथ एजुकेशन में जो चेंजेस आए हैं दैट यू हैव टू टेल। ये अगर आप स्टार्टिंग में ये जो पैसेज पढ़ते हो उसमें आपका स्टार्टिंग में ये चीज़ आ जाती है, क्या क्या मेजर चेंज है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ग्लोबली, है ना। टाइम के साथ जो अलग अलग आपके वर्ड के पार्ट हैं उसमें नॉलेज बदली है, तो दैट यू हैव टू टेल। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूनिवर्सलाइजिंग एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। यूनिवर्सलाइजिंग समथिंग का मतलब क्या होता है कि हर एक की पहुंच में आपकी एजुकेशन हो। ठीक है, जैसे कि अभी आपका जो राइट टू एजुकेशन है उसमें क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना ये गवर्नमेंट का काम है या ये स्टेट का काम है, टू इंश्योर दैट द पीपल हु आर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 14 ईयर्स उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, और ये क्या है, उनका फंडामेंटल राइट है। तो सिमिलरली अगर यूनिवर्सलाइजिंग एजुकेशन की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी लेवल एजुकेशन तक, ठीक है, सेकेंडरी लेवल क्लास तक हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले, राइट। यूनिवर्स का मतलब क्या है, पूरे आप वर्ल्ड की बात कर रहे हो, यूनिवर्स, राइट। तो यूनिवर्सलाइज एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले, एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हर एक की पहुंच में रहे। हाउ विल दिस पॉलिसी मेक इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर? कभी भी आप देखोगे कि लिटरेसी रेट, कभी भी आप देखते हो कि एक इंसान जो है वो कितना पढ़ा लिखा है उस पर डिपेंड करता है। सी एजुकेशन आप देखोगे इट गिव्स यू एन एडिशनल टूल, राइट। अगर सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं, आपके पास एजुकेशन भी होना चाहिए, और आप उस एजुकेशन को अप्लाई कैसे कर रहे हो। यू माइट हैव अ गुड नॉलेज, बट अगर आपके पास एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, यू कैन नॉट गो फॉर द डिग्री। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि किस तरीके से
आप ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो इंडिया जो है वो सुपर पावर कैसे बन के आएगा, जो आप जितना हमारे अगर इंडिया की बात करें, जितनी लिटरेसी रेट होगी, जितने लोग पढ़े लिखे होंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट देयर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड विल इंक्रीज। कैसे कि आप यू हैव अ एडिशनल टूल टू टैकल द वर्ल्ड, है ना। आप कहते हो ना कि पढ़ाई लिखाई क्या करो, क्यों क्या करो, बिकॉज ये आपका एक ऐसा टूल है जो आपको लाइफ की न्यू अपॉर्चुनिटीज में हेल्प करेगा, राइट। अब ये एक ऐसा टॉपिक है एजुकेशन पॉलिसी एंड एजुकेशन की भी बात करें, बिकॉज यू आर इन अ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, तो ये ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, और ये ऐसी चीज़ है जो आप इजीली डिसाइफर कर सकते हो कि ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इफ आई आस्क अ स्टूडेंट कि भाई क्यों पढ़ लिख रहे हो, है ना, क्यों एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, सो दे हैव अ रीजन, राइट। तो ये बेसिकली एनालिसिस के ऊपर है। ऑल द क्वेश्चंस दैट इज गिवन इन द रीडिंग सेक्शन वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है, राइट। ऐसा कोई टॉपिक मोस्टली जो भी, इवन व्हेन वी विल लुक एट द राइटिंग सेक्शन, तो उसमें भी आप देखोगे ऐसे जो आपके हाल फिलहाल में चलने वाली चीज है उससे रिलेटेड आपके टॉपिक आते हैं, राइट। क्यों, हाउ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल बिकम एक्सपेंसिव, इन सब के ऊपर आपका आया है। और हर बार आपके क्वेश्चन में क्या होता है कि एक आपका सिनोनिम वाला क्वेश्चन आ जाता है या फिर एंटोनिम वाला ऑपोजिट मीनिंग क्वेश्चन आता है। इस बार जो है दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एंड एक्सोटिस। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, इट कैन बी फर्म, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी, इसको इंटर डिसिप्लिनरी भी बोलते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, मल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। फर्म हो गया या फिर इनफ्लेक्सिबल हो गया, ये सब इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। एक्सोडस का मतलब क्या होता है, एक्सोडस का मतलब होता है मास मूवमेंट, है ना। जब आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो एक साथ एग्जिट करते किसी जगह पे, और ये मोस्टली एक्सोडस जो टर्म है वो आप किस सेंस में यूज करते हो, माइग्रेशन के सेंस में, है ना। जब भी कोई भी बहुत मेजर कैलामिटी आ जाती है किस पर्टिकुलर नेशन में, तो आप देखोगे बहुत सारे लोग जो है दे स्टार्ट मूविंग टू अनदर कंट्री, या फिर वो दूसरी जगह जाना शुरू करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या है, दैट इज एक्सोडस, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट आपका क्या हो सकता है, इट कैन बी एक्सोडस का अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एक्सोडस का एक जो एंटोनिम होगा दैट इज इमिग्रेंट, ठीक है, राइट। मतलब जब बहुत सारे लोग जो है किसी पर्टिकुलर जगह के अंदर आ रहे हैं। नाउ इफ यू विल लुक एट द पोयम जो है पोयम जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर जो स्टैंजा आपका आ रखा है, इस पोयम में दे हैव ड्रॉन अ पैरेलल कि पोयम को उन्होंने जो अलग अलग लिविंग बींग्स है, ये आपकी डे टू डे लाइफ को उससे कैसे कंपेयर किया गया है। जैसे कि इसमें एक लाइन है कि लाइक अ कलर स्लाइड और प्रेस एन ईयर अगेंस्ट इट्स हाइव, तो जो आपकी पोयम है वो किस तरीके से होती है, राइट। एक एडिशनल टूल आप डाल रहे हो, राइट। आई से ड्रॉप अ माउस इनटू अ पोएम, ठीक है। जब आप तो यहाँ पे लिटरल मीनिंग इसका मतलब नहीं है कि एक पोएम के अंदर यू ड्रॉप अ माउस, तो उसका पैरेलल ड्रॉ किया है कि जिस तरीके से एक एडिशनल एलिमेंट डाला जाता है उसी तरीके से पोएम में अलग अलग आपके एलिमेंट डाले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पोएम का मतलब निखर के आता है। और इसमें एक कटाक्ष भी किया गया है कि जो आपकी पोएम है, जो टीचर जो उसको एक्सप्लेन कर रही है या जो कोई भी उसको एक्सप्लेन कर रहा है वो अपने एडिशनल मीनिंग भी डालता है, लेकिन पोएम क्या है, इट रिमेन्स ट्रू टू इट्स मीनिंग। एक ऐसा क्वेश्चन भी आया है इसका, if you look at the question number 2 E part, explain the meaning of torture or confession. Torture or confession का मतलब क्या हुआ, no matter how much you torture someone but they will remain true to their value. इसी का पोएम का मतलब आप कैसे निकाल सकते हो कि आप पोएम के कितने भी मतलब निकाल लो कि डिफरेंट वेरी करता है, मतलब ना एक सेंटेंस को मैं कैसे समझा रही हूँ उसी सेंटेंस को दूसरा अगर कोई समझाएगा तो उसमें हमेशा क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो यही चीज पोएम के बारे में बात की है कि नो मैटर द वन हु इज एक्सप्लेनिंग इट, उनका डिफरेंस हमेशा रहेगा, लेकिन पोएम जो है उसका जो क्रक्स मीनिंग है, राइट, इट रिमेन्स ट्रू टू इटसेल्फ। और देन देयर इज अ क्वेश्चन कि आपके इसमें कौन कौन से what is the theme of the poem and why.
अब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उनके हिसाब से थीम क्या है, बट बेसिकली जो थीम है वो किसके बारे में, कि पोएम जो है उसमें कौन कौन से आप एलिमेंट ऐड करते हो ताकि उसकी ब्यूटी जो है वो और ज़्यादा निखर कर आए, राइट। इसमें सिमिली अगर टूल्स की बात करें, सिमिली यूज़ की गई है, मेटाफर यूज़ किया गया है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, राइट। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सो ओवरऑल जिस तरीके से हमेशा आता था 2 पैसेज या फिर 1 पैसेज और 1 स्टैंजा, वैसे ही आया है जो आपका दिस इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंजा एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। मतलब ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जो आपके पहले छोटी क्लासेस में आते हैं कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको वो पैराग्राफ में दिया होता है, वो नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, राइट। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके हिसाब से आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करने वाला है। ओवरऑल अटेम्प्ट अगर आपने किया होगा तो यू कैन स्कोर वेल। अगर आप चीजें समझ सकते हो, वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं तो आप उसी पर्टिकुलर पैसेज या स्टैंजा को 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको काफी चीजें समझ आ जाती है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, बट इट वाज अ बिट मॉडरेट, राइट। राइटिंग सेक्शन जैसे कि लास्ट टाइम से हमेशा आता है, एक फॉर्मल लेटर आता है, फॉर्मल लेटर आपको कराया गया है, और उसमें मैंने ये भी बोला है कि हमेशा फॉर्मेट याद रखो, राइट। फॉर्मेट की मार्किंग होती है आपकी। देन व्हाट इज द बॉडी पार्ट, है ना, आपने कंटेंट क्या लिखा है। आराम से 8 से 9 मार्क्स अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है राइटिंग सेक्शन में, यू कैन स्कोर एटलीस्ट 8 to 9 मार्क्स वेरी इजीली। आपका जो लेटर आया, सॉरी, आपका जो फॉर्मल लेटर आया दैट इज लेटर टू द एडिटर, उसका फॉर्मेट भी बताया गया है। और एक और चीज बताई गई थी एडिटर वाले पोर्शन में कि लेटर टू एडिटर जब भी आप लिखते हो तो आप उनसे कोई सोल्यूशन नहीं मांग सकते हो। दे आर द वन हु विल ओनली रेज देयर वॉइस या फिर रेज योर इशू। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मासेस तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वो उनका काम नहीं है कि वो सोल्यूशन आपके लिए निकाल के दें, है ना। दे आर नॉट द बॉडी हु हैव द अथॉरिटी या फिर जिनके पास पावर है आपके लिए सोल्यूशन निकालने के लिए, है ना। वो किसका काम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड है उसमें जिसकी भी अथॉरिटी आती है वो करेगा आपका सोल्यूशन। बट लेटर टू एडिटर में कभी भी आप एडिटर से सोल्यूशन नहीं मांगते हो। दे विल ओनली रेज योर वॉइस, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। इसका भी फॉर्मेट करवाया गया है, फॉर्मेटिंग कैसे होती है, बॉडी पार्ट में आप क्या क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन करोगे, राइट। ये हर एक चीज आपको ऑलरेडी कवर करवाई गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स टू बी ग्लोबल सिटीजन इंस्टेड ऑफ इंस्टिलिंग नेशनलिज्म। 200 मार्क्स का आपका टॉपिक आया है। आज अगर आप न्यूज़ वगैरह, इफ़ यू आर इन टच विद द न्यूज़, नेशनलिज्म, एंटी नेशनल, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा था, राइट। तो आप किसी एक स्टूडेंट, स्कूल जो होता है इट टीच स्टूडेंट टू बी ग्लोबल सिटीजन। कभी भी आप अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या किसी की भी बात करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ते हो या इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, राइट। अगर आप 8th 9th में भी देखोगे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, ये सब चीज़ें, मतलब आसपास आपके वर्ल्ड में जो भी चीज़ें आई है आपको एक क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव आपकी हिस्ट्री बताई जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी बताई जाती है। इसमें यू कैन राइट अबाउट ग्लोबल सिटीजन का मतलब क्या हुआ, जो एक पर्टिकुलर नेशन को नहीं बिलोंग करता है। व्हेन यू मीट समवन न्यू, ठीक है, हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर, यू एंड अप इंस्टिलिंग सर्टेन वैल्यूज फ्रॉम देम, राइट। तो स्कूल जो होता है आपको इस तरीके से तैयार कर रहा है कि आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहोगे, किसके लिए, कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नेशन में जो चीजें होती है उससे कंसर्न हूँ, राइट। इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ ओनली टू योर नेशंस प्रॉब्लम। आसपास की चीजें आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। अभी जब रशिया का, यूक्रेन का आप इशू देखोगे तो उससे भी हमारे प्राइजेस में बहुत डिफरेंस आया, ठीक है, बिकॉज हम रशिया से मेजर इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों का। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने नेशन से नहीं, बट आसपास में जो भी चीज़ें हो रही है वो आपको काफ़ी हद तक इफेक्ट करती हैं, राइट। सो इफ़ यू हैव सीन सर्टेन न्यूज़, करंट अफेयर से अगर आप रिलेट कर सकते हो उसको, वेल एंड गुड। तो ये टॉपिक ऐसा है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और 200 से अगर ज़्यादा वर्ड भी लिखे देन ऑल्सो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि 250 तक लिख दिए, 220 भी कभी कभी हो जाते, फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल राइटिंग हमेशा से आया है। हाउ डू यू राइट एन आर्टिकल, यू विल स्टार्ट ऑफ विद द हेडिंग, ठीक है। हेडिंग आपको क्या दी गई है, एंजाइटी अमंग चिल्ड्रन। आजकल के दौर पे जहाँ पे मेंटल इलनेस को बहुत ज़्यादा, वी हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग मेंटल इलनेस, है ना, कि अब हम मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं। जस्ट नॉट आर फिजिकल वेलबींग बट आर मेंटल हेल्थ भी, सॉरी मेंटल हेल्थ ऑल्सो। क्या बोला जाता है कि स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें करो, इंगेज योर सेल्फ इन टू सर्टेन हॉबीज़ या फिर सर्टेन थिंग्स विच यू लाइक।
तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा, इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक, हर जगह पे बात की जा रही है। पहले क्या होता था कि भाई अब बाहर से दिखने में अच्छे हो, वेल एंड गुड, अंदर मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी हमारी अवेयरनेस नहीं थी। सो इट इज ऑल्सो अ टॉपिक जो आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टोरी राइटिंग आई है, राइट, के पॉप कल्चर, ये आजकल के बच्चों में के पॉप बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और बहुत बच्चों को मैंने सुना भी है के पॉप के, राइट। आई डोंट नो मच अबाउट के पॉप पर्टिकुलरली, पर ये अगर बच्चे के पास आया और बच्चा क्योंकि ये आजकल के बच्चे दे आर ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, तो के पॉप कल्चर बच्चों के अमंग द चिल्ड्रन इट्स अ वेरी पॉपुलर कल्चर, तो ये भी बहुत आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑलवेज अपने जो भी आप राइटिंग पार्ट में आपको क्या देखना है कि राइटिंग पार्ट में आप जो भी लिखोगे ना, जिस तरीके से हमेशा लिखते हो, दैट देयर शुड बी एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, है ना। फिर आपका क्या होगा, और 2-3 पैराग्राफ आपने उसके लिखे, इंट्रोडक्शन दिया कि के पॉप क्या होता है, के पॉप कल्चर क्या है, गिवन इंट्रोडक्शन अबाउट इट, क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है, या अगर आप कोई ऐसी चीज़ें ऐड करना चाहते हो कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ इंप्रूव हो सकती है, दैट इज ऑल्सो, एंड एट द एंड यू कंक्लूडेड, एंड व्हाट इज द कंक्लूजन, ये आपको बताया गया कोई भी टॉपिक आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ऐसे राइटिंग में ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको ऑलरेडी समझाया गया है। देन देर इज अ पिक्चर, ठीक है, स्टोरी राइटिंग में भी, और मैंने वीडियो में भी बताया था स्टोरी राइटिंग हमेशा 2 टाइप की आती है, या तो आपकी वर्बल राइटिंग होगी, ठीक है, या फिर विजुअल। अब जो आपको पिक्चर दी गई है, नाउ इफ यू विल लुक एट दिस, देयर आर सर्टेन हैंडीकैप्ड मैन और उनके हाथ में एक बॉल भी है। नाउ इट कैन बी अ बास्केटबॉल, राइट। इसके ऊपर बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टोरी बन सकती है, और वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे स्टोरी बनाना चाहते हो। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक एक्सीडेंट में दे लॉस्ट देयर फीट, इसके ऊपर भी आप बना सकते हो, या फिर दे लॉस्ट देयर लिम्प, राइट। फिर उन्होंने टू मोटिवेट देमसेल्फ उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल टुगेदर एंड सून दे रिप्रेजेंटेड देमसेल्फ इन अ नेशनल लेवल गेम। तो इसके ऊपर पॉजिटिव स्टोरी बनाई जाती है, और स्टोरी राइटिंग में आपको मैंने पहले भी बोला था, ट्राई टू मेक अ पॉजिटिव स्टोरी इवन इफ द पिक्चर सीम्स टू बी अ नेगेटिव। तो नेगेटिव के एंड में जाते जाते, मतलब जब तक आपके स्टोरी का एंड आएगा तो उसको इस तरीके से आप मॉडिफाई करो कि एंड आपका एक पॉजिटिव नोट पे खत्म हो, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस पिक्चर यू कैन मेक अ वेरी पॉजिटिव स्टोरी। कोई बहुत वैसा नहीं है कि यू जस्ट 1-2 मिनट अगर आप इस स्टोरी के पिक्चर को ध्यान से देखोगे, एक स्टोरी आप बहुत आराम से बना सकते हो। ओवरऑल रीडिंग और राइटिंग सेक्शन जैसे हमेशा आया है, फॉर्मल लेटर और आर्टिकल या फिर आपका ऐसे या टॉपिक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से आता है और इस बार भी आया है, कोई मेजर चेंज नहीं है राइटिंग और रीडिंग सेक्शन में। नाउ लास्ट इज द ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करें नाउ ग्रामर सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 8, स्पॉट द एरर। और ये बहुत ही बेसिक एरर आए हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सो हर एक जो भी आपको ग्रामर सेक्शन का एक एक क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, शी इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ऑफिस। वन ऑफ द का रूल क्या था, वेन एवर यू यूजिंग वन ऑफ यू ऑलवेज यूज अ, जो नाउन आप यूज करोगे वो क्या होगा, प्लूरल होगा, यही तो रूल है आपका। बट इफ यू विल लुक एट द सेंटेंस, शी इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, पर्सन क्या है, सिंगुलर है, जबकि क्या आना चाहिए, वन ऑफ के साथ वी यूज प्लूरल, सो इट शुड बी वन ऑफ the least important persons in the office. So the error lies in the third part, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जो है एरर है आपके थर्ड पार्ट पे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट, हार्डली हैड द। हार्डली एडवर्ब जब हम पढ़ रहे थे, हार्डली, स्कैर्सली, इसका रूल मैंने आपको बताया है, हार्डली या स्कैर्सली के साथ आप क्या यूज करते हो, व्हेन, है ना। हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द रूम, देन, here it is the word used is then, जबकि क्या आना चाहिए, when आना चाहिए। so the error is in B part। क्वेश्चन नंबर 8 B part का कहाँ पे एरर है, in the third part। हार्डली हैड के साथ आप क्या यूज करते हो, when यूज करते हो, we use when not then, ठीक है। तो एरर है आपका थर्ड वाले पार्ट पे। See, the then chairman had issued an order though he was not supposed to। इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई एरर नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 8 सी पार्ट की अगर हम बात करें, नो एरर, दैट इज द फोर्थ पार्ट, ठीक है, कोई एरर नहीं है।
डी पार्ट शी वॉकिंग हरिडली मेंट दैट शी वॉज इन अ रेजिंग रश। टेंसेस की जब हम बात कर रहे थे, जब भी आप कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हो तो उसके लिए क्या बोला गया था कि व्हेन यू आर यूजिंग द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, या फिर आप क्या यूज कर रहे हो, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। बट इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस, ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग है, यू नो। शी वॉज वॉकिंग, राइट, इट शुड बी शी वॉज वॉकिंग, पर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सो इन द डी पार्ट इट इज द फर्स्ट। एरर कहाँ पे, आपके फर्स्ट वाले उसमें, एक सेंटेंस को उन्होंने 4 भाग में बांटा हुआ है, तो आपका एरर है फर्स्ट, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत थी जो आपको नहीं दिया गया है। E part, the chief said that he did not want taking action without listening to the reporter's version. The chief said that he did not want to take action. ठीक है, he did not want taking action नहीं होगा, वहां पे क्या होना चाहिए, to take action। तो E वाले पार्ट में आपका कहाँ पे एरर है, E वाले पार्ट में एरर लाइज इन द सेकेंड पार्ट। वहां पे सेंटेंस करेक्ट क्या होता, The chief said that he did not want to take action। ठीक है, वहां पे want taking नहीं होगा, want to take action होगा। Alright, so this was your question number 8, spot the error। जो कुछ कुछ आपके रूल्स हैं, जैसे हार्डली वाला हो गया, एडवर्ब के आपके कुछ रूल्स हैं, ये आपका काफी बार रिपीट हो चुका है, तो इफ यू हैव सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। एरर अगर आपने रूल्स पढ़े हैं, थोड़े बहुत भी रूल्स अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो आप ये बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8, 5 मार्क्स इसमें आप फुल ला सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कौन सा है, फिलअप्स वाले क्वेश्चंस हैं। ये आपके कुछ जो है वो वर्ब कुछ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर बेस्ड ऑन वोकैबुलरी पे बेस्ड हैं। ठीक है, कुछ मोस्टली आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्ट। वी थॉट he was benevolent but his actions proved he was quite। Now if you will look at the question, यहाँ पे contradict draw कर रहा है ना, कि हमें लगा कि बहुत क्या है वो बेनिवोलेंट है, एंड व्हाट इज बेनिवोलेंट, समवन हु जो बहुत दयालु होता है, उदारता जिसमें बहुत होती है। ठीक है, वो क्या होता है बेनिवोलेंट, समवन हु इज वेरी हेल्पफुल, जो हमेशा हु इज वेरी काइंड, रेडी टू हेल्प। लेकिन यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट ड्रॉ किया है ना, हमें लगा कि वो बेनिवोलेंट है, पर लेकिन इसका मतलब क्या, ऑपोजिट मीनिंग हमें चाहिए। सो इफ यू विल लुक एट द ऑप्शन, सेल्फिश, सेल्फलेस, सैगैशियस, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है इनडिफरेंट, है ना, व्हेन समबडी बिकम्स इनडिफरेंट, राइट। अगर मान लो कोई दुख की बात है तो वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस बाय क्राइंग, है ना, दुख व्यक्त करते हैं हम। लेकिन स्टोइक पर्सन क्या होता है, दे बिकम इनडिफरेंट टू एनी इमोशन और दे बिकम इनडिफरेंट टू एनी सर्कमस्टांसेस। सैगैशियस का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास दूरदृष्टि हो। ठीक है, दूर मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार आपके जो बड़े होते हैं आपको सजेस्ट करते हैं कि ये मत करो, राइट, क्यों, नहीं तो ये हो जाएगा। सो क्योंकि उन्होंने लाइफ देखी है, दे आर एक्सपीरियंस, इसीलिए वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्शन के कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट जो होंगे वो ये होंगे। ठीक है, सो समवन हु इज फार साइटेडनेस, जिसमें फार साइटेडनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सैगैशियस। एंड देन सेल्फलेस, उसके बाद है आपका सेल्फिश। बेनिवोलेंट का ऑपोजिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी द ए पार्ट, दैट इज सेल्फिश। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, आपके पास पेपर है, सो कीप अ पेपर विद यू। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है वो आप अपने साथ रखिएगा, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिलेट द क्वेश्चन दैट आई एम डिस्कसिंग, है ना। फिलहाल जो भी अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ, एक क्वेश्चन पेपर अपने पास रखिएगा जरूर, राइट। जो भी आपने अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसका एक पेपर जरूर रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट का आंसर क्या है, ए पार्ट का आंसर है सेल्फिश। ठीक है, वहां पे क्या वर्ड आना चाहिए था, सेल्फिश। द ऑपोजिट ऑफ बेनिवोलेंट इज सेल्फिश। आई विजिट माई विलेज डैश टू सी माई एजेड ग्रैंड पेरेंट्स। आई विजिट माई विलेज फ्रीक्वेंटली, है ना, बार बार मैं ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, सो दैट कैन नॉट बी द ऑप्शन। सब्सिक्वेंटली नो, यूजुअली नहीं। तो आंसर क्या है आपका 9th क्वेश्चन के बी पार्ट का, इट इज सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंटली। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, देयर इज नो डैश इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज। ठीक है, सैटिएट का मतलब होता है सेटिस्फैक्टरी,
है ना। आप कितना भी नॉलेज ले लो, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा और मैं जान लेती हूँ उसके बारे में, थोड़ा और नॉलेज ले लेती हूँ। सो दिस इज व्हाट द ब्लैंक जो आपका है उसमें आपका क्या आना चाहिए, एक वर्ब आना चाहिए। तो वो क्या होगा, सैटिएट। सैटिएट समथिंग विच इज सेटिस्फैक्टरी, है ना, कोई चीज जो आपको क्या सेटिस्फाई करती है। A hockey tournament had been organized dash Jaipur, one of the most affluent town dash Rajasthan and known as the pink city dash the country। ये एडवर्ब का रूल पड़ा था, छोटी जगहों के लिए या बड़ी जगहों के लिए आप किस एडवर्ब सॉरी हाँ किस प्रेपोजिशन का आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जयपुर क्या है, इट इज़ अ सिटी। व्हेनेवर वी आर रेफरिंग टू स्मॉल टाउन या छोटी जगहों के नाम के लिए आप क्या यूज़ करते हो, एट। लेकिन कोई बड़ी सिटी है या टाउन है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, इन होना चाहिए। अब देखो पूरे ऑप्शन में सिर्फ सेकेंड और आपका फोर्थ है जिसमें इन है। राजस्थान, इट शुड बी इन राजस्थान, है ना। तो सेकंड जहां पे हमें लग रहा था उसके ऑफ नहीं हो सकता, इट शुड बी इन। तो आपके क्वेश्चन नंबर डी जो है उसका करेक्ट आंसर है 4। क्या प्रेपोजिशन यूज करोगे, इन, इन एंड ऑफ, ठीक है। इन जयपुर, इन राजस्थान, पिंक सिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। E-part dash rain in Kedarnath caused flash floods in the upper region of उत्तराखंड। उत्तराखंड बेसिकली आप जो बेल्ट देखोगे, ट्रॉपिकल जोन हो गया या टेम्परेट जोन हो गया, आपका टॉरिड जोन हो गया, ये सारे जोन आप पढ़ते हो। ज्योग्राफी में एक पूरा डायग्राम भी बना है आपका, और ये बहुत छोटी क्लास में आएगी, 6 में आपका वो डायग्राम आ जाता है ज्योग्राफी में ना, जिसमें आपके वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर है। तो इफ़ यू नो द जोन आप ये आंसर भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इट शुड बी ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन की वजह से फ्लैश फ्लड्स आए थे। F part, a dash is a multi-purpose scoring guide for assessing student products एंड परफॉर्मेंस। सी अभी इसके ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी बहुत चल रहा था, जब आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की जा रही थी तो आपका रूब्रिक के बारे में बोला जा रहा था। रूब्रिक का बेसिकली क्या है, दे आर ट्राइंग टू मेक अ रिपोर्ट कार्ड जिसमें बच्चे सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड ना हो। अब कभी भी आपका ग्रेड कार्ड आता है, रिपोर्ट कार्ड आता है कि भाई आपके इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, हिंदी में इतने आए, साइंस में इतने आए, मैथ्स में इतने आए, है ना, तो वो इट इज़ अ बिट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। लेकिन रूब्रिक जो होता है इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, आपके हर एक परफॉर्मेंस को एनालाइज करके वो रिपोर्ट देता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर एफ पार्ट इज 4th, ठीक है। एफ का क्या आना चाहिए, रूब्रिक आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। G part dash is the way in which men and women are treated to behave differently in society either with their own gender or with each other। मेनली यहाँ पे जो बात की जा रही है इंटरैक्शन की बात की जा रही है। मैं अपने सेम जेंडर मतलब मैं किसी फीमेल से कैसे बात कर रही हूँ, मैं किसी मेल से कैसे बात कर रही हूँ, इंटरैक्शन किस तरीके से होता है, तो वो हम किसके वो टर्म हम क्या बोलते हैं, दैट इज जेंडर डायनेमिक्स। डायनेमिक का मतलब क्या है ना, वेरियस चीज़ें, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं ना, क्या डायनेमिक पर्सनालिटी है इसकी, मतलब सिर्फ एक चीज़ में अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा है। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरैक्शन, यहाँ पे क्या है, अलग अलग, मतलब सिर्फ मेरे से एक जेंडर से रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ, मैं दूसरे जेंडर की भी मैं बात कर रही हूँ, उनसे किस तरीके से मैं कम्युनिकेट करती हूँ, इंटरैक्ट करती हूँ, वो चीज़ आपकी किस में आती है, जेंडर डायनेमिक्स में। सो द आंसर ऑफ जी पार्ट इज जेंडर डायनेमिक्स, ठीक है। कई बार आपको अगर इंडिविजुअल वर्ड्स का मतलब भी पता है, आप ब्रेक करके भी आप इंडिविजुअल वर्ड को ब्रेक करके उनका मतलब क्या निकल रहा है, तो आप पूरे सेंटेंस का या पूरे एक वर्ड का फ्रेज का मतलब निकाल सकते हो, ठीक है। डायनेमिक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, ऐसा नहीं है कि भाई आपने डायनेमिक कभी सुना नहीं है, ठीक है। डायनेमिक इज अ वर्ड जो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, तो वहां से भी आप कंक्लूड कर सकते हो कि जेंडर डायनेमिक का मतलब क्या हुआ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सिर्फ एक जेंडर से नहीं, मेल हो गया या फीमेल हो गया, उससे आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, है ना। सो इट शुड बी जेंडर डायनेमिक्स। अच्छा, एच में आपका मैच द फॉलोइंग। सी द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज, अगर आपको किसी एक का भी आंसर आता है ना, किसी एक वर्ड का भी अगर आपको मतलब पता है, तो सारे ऑप्शन में से आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो अपने में कंप्लीट हो। सो इज देयर एनी वर्ड, हाँ सी पार्ट है, ओनली लुकिंग एट द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सिर्फ मैंने पहला वर्ड पढ़ा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, तो ए का मैं श्योर हूं कि सी होना चाहिए। ऑप्शन देखो, सिर्फ एक आपका आंसर है जिसमें ए का सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का सी से मैच किया गया है, तो यही आपका आंसर है। तो एच पार्ट का क्या होना चाहिए, थर्ड। सो फॉर द एच पार्ट द करेक्ट आंसर इज द थर्ड वन। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है। सिनोनिम आपको बताने, वोकैबुलरी में हमेशा एंटोनिम्स या सिनोनिम्स हमेशा आते हैं, राइट।
तो सिनोनिम बताना है आपको डी बेस्ड। डी बेस्ड का मतलब क्या होता है? समवन हु इज लोअर इन कैरेक्टर, ठीक है, जिसका मतलब ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसका कैरेक्टर जो है, ठीक है, जिस तरीके से सोसाइटी में कैरेक्टर होना चाहिए, इफ इट इज नॉट अबाइड बाय द नॉर्म्स, और या जिस तरीके से एक इंसान को बिहेव करना चाहिए, इफ दे आर नॉट बिहेविंग दैट वे, तो वो क्या है? दे आर लोअर इन कैरेक्टर, ठीक है। बेस क्या होता है? कोई भी चीज़ का बेस क्या होता है? वो आपके, अगर इसको दूसरे टर्म में अगर आप देखें तो बेस क्या है आपका? लिटरल मीनिंग है ना, कि भाई ये चीज़ें एटलीस्ट होने ही चाहिए, भाई इज्जत करो आप दूसरे जो भी हैं, रिगार्डलेस आपसे छोटे हैं बड़े हैं, यू मस्ट रिस्पेक्ट देम, राइट। इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाला भले कितना भी बेकार हो, बट बिकॉज यू आर अ पर्सन हु रिस्पेक्ट एवरीवन, है ना, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। तो ये कुछ कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो हम ये मान के चलते हैं आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाते हैं। सो डी बेस्ड का मतलब क्या होता है? समवन हु इज लोअर इन कैरेक्टर। ऑप्शन है आपको एग्रेंडाइज का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी ग्रैंड या ग्रेट, ठीक है। एग्रेंडाइज मीन्स समथिंग विच इज वेरी ग्रेट, ये नहीं हो सकता। एमिनेबल का मतलब होता है कि मैंने आपको कोई बात बोली एंड यू आर रेडी टू कंप्लाई, ठीक है, कि हाँ भाई मैं आपकी बात मान लेती हूँ, ये भी नहीं हो सकता। अनएमिनेबल नहीं। करप्ट है ना, सो द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ पार्ट। आई का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फोर्थ पार्ट। आई होप दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड इज विजिबल, राइट। आई का जो आंसर है वो होगा आपका करप्टेड। बोलते हैं कि आप ये करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो मत करो, है ना, गलत चीजें हैं ये। समवन हु इज अ करप्ट, तो क्या है कि भाई जो चीजें गलत है वो कर रहे हैं वो। अच्छा, ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला आपका एक क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन इम्प्रेसिव डिस्प्ले और रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। एरे या डिस एरे अगर आपने सुना होगा तो इट शुड बी द करेक्ट आंसर इज एरे, ठीक है। हिराटिक का मतलब होता है कि HI जे पार्ट का करेक्ट आंसर इज एरे। फ्रिवोलस मतलब समवन विच इज वेरी सिली। फ्लोटिला फ्लीट, राइट। अगर हमेशा अगर आपने कभी कभी नेवी की या कुछ ऐसी न्यूज़ देखोगी तो फ्लीट के बारे में देखते हैं, मतलब आपकी जो शिप्स हैं वो एक साथ तो फ्लीट बनाती है, सो दैट इज फ्लीट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? जे पार्ट का एरे, राइट। के पार्ट में आ जाते हैं। इसमें आपको मिसस्पेल्ड वर्ड देखना है। नोटोरिटी सही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ बच्चे जो थे वो फोर्थ को बोल रहे थे कि इट इज अ करेक्ट आंसर। नो, पार्टीशन एक वर्ड होता है एंड पार्टीशन है ना, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है वो अलग हुए हैं, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, और पार्टीशन भी एक वर्ड होता है। तो करेक्ट आंसर जो आपका दैट इज सेकेंड। एक्सपैटिया करके दिए रखा है ना, एक्सपैट, उसमें एक आर भी आना चाहिए था। सो बेसिकली आपका जो मिसस्पेल्ड है के पार्ट में, इट इज एक्सपैटिया। एक्सपैटिया कोई वर्ड नहीं होता है। पॉसिटी सही है। एल पार्ट में एक आपको ब्रैकेट में वर्ड, ब्रैकेट में एक सेंटेंस दे रखा है एंड बेस्ड ऑन द होल सेंटेंस। होल सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है? आपको वो ब्रैकेटेड फ्रेज को रिप्लेस करना है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एज द मैजिकल बुलेट सोल्यूशन टू डिस्पोजिंग अदरवाइज। एज द मैजिकल बुलेट सोल्यूशन टू डिस्पोज, अच्छा डिस्पोजिंग क्या डिस्पोज कर रहे हो? डिस्पोजिंग ऑफ आना चाहिए ना इसमें। अब यहाँ पे ऑफ के दो ऑप्शन है, एक है आपका फर्स्ट और फोर्थ पार्ट। ऑफ यहाँ पे जो है ओ एफ, दैट इज अ प्रीपोजिशन। डिस्पोजिंग ऑफ, ठीक है, OFF, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर द एल पार्ट इज द फोर्थ वन, as the magic bullet solution to disposing of otherwise, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग। आपको एक सेंटेंस से स्टार्ट किया गया है और उसके बाद क्या सीक्वेंस फॉलो होगा वो आपको करना है, ठीक है। द फर्स्ट रूलर ऑफ द गॉड्स was यूरानस द personification of the sky, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इट शुड बी P, he was married to Gaia the goddess of the earth. यूरानस had 12 children with Gaia, ठीक है। उसके उनके they got married and then they had children and there was a prediction कि जो आपके newly born बच्चा होगा that he will overthrow him from the
रूल, ठीक है। तो इसीलिए उसका उसने एक्शन क्या लिया कि भाई द ओरिजिनल रूलर ऑफ द वर्ल्ड हिड हिज चाइल्ड इनसाइड देयर मदर, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन एम का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, पी एस क्यू आर। फॉर द एम पार्ट द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड वन, पी एस क्यू और आर। एन पार्ट पे आ जाते हैं। अगेन आपको ब्रैकेट में एक आपको वर्ड दिया, सॉरी सेंटेंस दिया गया है। करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए वो आपको नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। अगर जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे थे उसमें मैंने क्या बोला था कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीच लिखते हो तो डायरेक्ट स्पीच में कभी भी आप दैट का इस्तेमाल नहीं करते हो। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन देखो, उसमें क्या है, आस्क अस दैट, है ना, तो दैट नहीं आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सी पार्ट आस्क्ड अस, अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसीलिए आस्क्ड होगा, बताया नहीं जा रहा है तो टोल्ड भी आपका ऑप्शन कट गया, है ना। आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, राइट। तो अच्छा फर्स्ट नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बच गया आपका थर्ड। तो आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए, आस्क्ड अस वेयर वर ऑल ऑफ यू लास्ट नाइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है एन का, दिस इज द थर्ड पार्ट। ओ, 4 words are given out of which one word is spelled correctly simultaneously, SIMULTANEOUS, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ओ पार्ट का आपका करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड वन, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो दिस वाज ऑल योर क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कीप अ क्वेश्चन पेपर विद यू, ठीक है। तो आपको रेफरेंस के लिए एक पेपर जरूर रखिएगा अपने साथ, जो भी आपने क्वेश्चन पेपर आपके पास है, राइट। RAMC का आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, FCAT की तरह नहीं है कि क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। द फुल इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्राइक डैश टिल नेक्स्ट वीक बाय विच टाइम प्रेजेंट स्टॉक डैश, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉरी जो आपका सेंटेंस है वो आप पढ़ोगे, उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जो स्ट्राइक का इम्पैक्ट है जो तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपकी जो स्टॉक है वो खत्म नहीं हो जाएंगे। फ्यूचर की बात की जा रही है मतलब, तो जब तक वो खत्म नहीं होंगे, एनी एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, यही तो आपका मतलब निकल के आ रहा है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, द फुल इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्राइक वोंट बी फेल्ट till next week by which time present stocks will have been exhausted, ठीक है। तो क्या है आपका, what is the option, it should be second। क्वेश्चन नंबर 10 का आई एम इरेजिंग क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के मैं आंसर डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट, द आंसर शुड बी सेकेंड वन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा बी पार्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के। इट वॉज ओनली आफ्टर शी डैश इंग्लिश दैट शी डैश टू मेक सम फॉरेन फ्रेंड्स। इट वॉज ओनली आफ्टर शी had learned English that she started to make some foreign friends। तो B part का आपका क्या आंसर होना चाहिए, it should be the first one। C part, for decades researchers dash to wrest predictions from string theory, the leading candidate for a more fundamental understanding of the universe। For decades researchers have tried, ठीक है। C part का आंसर है आपका थर्ड वन। D part, we dash that this picture dash worth at least $500। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है कि हमेशा आपका we use the third form of the verb, राइट। कंटिन्यूस होगा, फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। एक टेबल, राइट, एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें आपका वर्ब के बारे में, फॉर्मेट क्या होगा सेंटेंस का, कहाँ पे यूज करोगे, वो भी आपको बताई है ऑलरेडी। ऐसी कोई चीज नहीं है क्वेश्चन में जो कवर नहीं कराई गई है। तो क्वेश्चन नंबर डी का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी द सेकंड, ओके। सेकंड, हैव एस्टिमेटेड इज, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है ना वो, तो हैव एस्टिमेटेड आ गया कि हमें क्या लगा कि इस पिक्चर का वर्थ कितना होगा, $500 के आसपास। $1 का कितनी वैल्यू चल रही है आजकल, आई थिंक इट शुड बी 81, 82, नथिंग रिलेटेड टू योर पेपर,
राइट। ई पार्ट के बारे में बात करें, नेक्स्ट वीकेंड। अब नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड पे, सैटरडे संडे, अगले सैटरडे संडे की बात कर रहे हैं कि अभी वो चीज हुई नहीं है, फ्यूचर में होने वाली है। तो अगर आप सिर्फ इतना सेंटेंस का भी मतलब निकाल लोगे तब भी आप ये आराम से पता कर लोगे कि इसका क्या है, नेक्स्ट वीकेंड आई विल हैव माय प्रोफिशिएंसी एग्जाम, सो आई हैव फिनिश्ड मोर और लेस 300 क्वेश्चन सो फार। तो ई पार्ट का आपका क्या आंसर आना चाहिए, थर्ड वन। अगले वीकेंड मेरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, तो उस टाइम तक मैं इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँगा, यही तो मतलब निकल रहा है सेंटेंस का। तो करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड वन। अब आ जाते हैं एफ क्वेश्चन पे, ही डैश हिज बॉस दैट ही डैश बैक आफ्टर हिज वेकेशन। उसने अभी तक अपने बॉस को ये नहीं बताया है कि वो वेकेशन के बाद वापस नहीं आ रहे। सो डजंट टेल, इजंट टेल, वोंट टेल, क्या होना चाहिए फर्स्ट। एफ क्वेश्चन का आंसर क्या है, फर्स्ट। ही हैजंट टोल्ड हिज बॉस दैट ही वोंट बी कमिंग बैक फ्रॉम हिज वेकेशन, ठीक है। बाय द टाइम रिचर्ड डैश फ्रॉम द आर्मी ही डैश इन्वॉल्व्ड इन 3 सेपरेट राइट्स। राइट्स क्या होते हैं, दंगे फसाद। बाय द टाइम रिचर्ड डैश फ्रॉम द आर्मी, जी पार्ट की अगर हम बात करें, बाय द टाइम रिचर्ड रिटायर्स फ्रॉम द आर्मी ही वुड बी इन्वॉल्व्ड इन 3 सेपरेट राइट्स। तो जी का आंसर आपका फर्स्ट होना चाहिए। एच की बात करें हम, बाय द टाइम वी फिनिश्ड आवर प्रिपरेशंस फॉर द कांग्रेस मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट हैव अराइव्ड एट द हॉल। तो करेक्ट आंसर है इसका एच का थर्ड पार्ट। आई की अगर हम बात करें, आई हैव विजिटेड जेरूसलम पीस फॉरेस्ट सो एज टू escape from the fear and loathing of the soldiers many times ever since I moved to Israel a year ago. आई की अगर हम बात करें, द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ पार्ट, ठीक है। The Bastille prison, where many important people were at one time imprisoned, is today visited by tourists. तो जे का आपका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड, ठीक है। जे है आपका थर्ड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। टेंसेस के बेसिस पे आपको सेंटेंस का क्या मतलब निकल के आ रहा है उसके बेसिस पे आपको टेंसेस भरने थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं हम। Fill up the blanks with the most suitable phrasal verb. Phrasal verb, idiom और phrasal, इस बार idiom और phrases नहीं आए हैं लेकिन phrasal verb आया है, right? आते ही हैं, phrasal verb हो गया, idiom और phrase हो गया, ये आते ही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, let's move to question number 11. You have to fill up with the phrasal verb. अच्छा, जो phrasal verb मैं बता रही हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके अलावा कोई phrasal verb नहीं आएगा। अगर ऐसा कोई भी फ्रेजल वर्ब है जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के मीनिंग को सूट करता है, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट क्या है, आई एम लीविंग डैश दिस टाइम, इस समय, ठीक है। अब या तो आप लिख सकते हो फॉर गुड, ठीक है, कि इस टाइम जब मैं जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, ठीक है। इफ यू हैव रिटन फॉर गुड इट इज करेक्ट, ठीक है। या इसके आसपास मिलता जुलता कोई दूसरा फ्रेजल वर्ब भी आपने भरा है, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वन फ्रेजल वर्ब टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से आपको फिल करना था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक सही होगा, फ्रेजल देयर आर एन नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो इसके क्या है, ऑप्शन बहुत ज्यादा है। बी पार्ट, द चाइल्ड डैश हिज मदर नॉट हिज फादर। अब इस सेंटेंस का मतलब द चाइल्ड डैश हिज मदर नॉट हिज फादर, एक आपका फ्रेजल वर्ब होता है टेक आफ्टर, मतलब वो अपने मदर को ज़्यादा रिजेंबल करता है। ये ना कई बार ऐसा होता है कि कोई एक बच्चा जो है वो he or she looks more like his mother और her mother than his father, ठीक है भाई, ज़्यादा वो अपनी मम्मी पे गया है rather than his father। तो एक जो आप फ्रेजल वर्ब यहाँ पे भर सकते हो, इट कैन बी टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, रिजेंबल, ठीक है, कि उसके जो वो किस तरीके कैसे दिखता है, अपनी मम्मी की तरह ज़्यादा दिखता है।
the new bird the new bird is dash well with the other ones in the cage. ठीक है, अब न्यू बर्ड या तो आप क्या कर सकते हो, एक्स्टम कर सकते हो या फिर एक्लिमेटाइज कर सकते हो, या ऐसे कोई भी मीनिंग वाले कोई भी आपने ऐसे फ्रेजल वर्ब भरे हैं जिसका मतलब क्या है, जेल वेल कर सकते हो, ठीक है, या जेल अलोंग विद भी आप कर सकते हो. तो इफ यू हैव रिटन एनी ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब सही है. मतलब क्या है कि भाई उसके साथ जो केज में दूसरे बर्ड है वो उसके साथ काफी अच्छे से मिंगल हो रही है. ऐसे कोई भी फ्रेजल वर्ब है जिनका मतलब निकल के ये आ रहा है कि शी इज गेटिंग अलोंग, राइट. अगर आपने गेट अलोंग कर रखा है, जेल वेल कर रखा है, सब सही है इसमें से. डी पार्ट, लेट्स डैश द बैकयार्ड एंड जंप इनटू द फेंस. ठीक है, लेट्स एंटर इनटू द बैकयार्ड, है ना. The criminal wasn't able to. अब देखो इसमें क्या बोला गया है सेंटेंस में, the criminal wasn't able to dash with the murder. The criminal was not able to get away with the murder. मतलब he could not escape from what he has done. भाई अगर किसी का मर्डर किया है तो क्रिमिनल जो है वो उस पर्टिकुलर चीज से escape नहीं कर पाया. तो अगर get away लिखा है आपने, it is also correct. ठीक है, get away का मतलब क्या है कि किसी चीज से भाग जाना, to escape from something, right? So that criminal tried to escape from the murder, but that attempt was unsuccessful. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ई पार्ट इट शुड बी गेट अवे. इतना क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे. क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या बोल रहा है कि आपको ना एक सेंटेंस दे रखा है ना, और नीचे ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जो आपको ऊपर सेंटेंस दिया उसको इस तरीके से आपको चेंज करना है. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज मार्गरेट सेड टू मी प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मीट मी टुमारो. सेंटेंस अब आपको शुरू इस तरीके से करना है. एक और चीज, सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए. इवन इफ यू आर राइटिंग इट डाउन एज इंस्ट्रक्टेड, उसका मतलब नहीं बदलेगा. आई वॉज टोल्ड बाय मार्गरेट नॉट टू फॉरगेट टू मीट हर द नेक्स्ट डे. ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12, there is a sentence that is already given to you and based on that you have to make a sentence, but please do not change the meaning of the sentence. जो मतलब निकल के आ रहा है ना पहले वाले सेंटेंस का और जिस तरीके से आपको नीचे बनाने के लिए दिया है, मतलब में कोई फर्क नहीं होना चाहिए. तो पहला आपका आंसर क्या होना चाहिए, I was told by Margaret not to forget to meet her tomorrow. टुमारो की स्पेलिंग एक ही एम आता है. ठीक है बच्चे, आज भी वो 2 एम लिखते हैं. इट इज ओनली 1 एम और 2 आर होते हैं. ठीक, इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग टू देव ही इग्नोर्ड मी. दो एडवर्ब में क्या पढ़ा था, दो के साथ क्या आता है, येट आता है ना. दो, येट, हार्डली. अभी एक हमने स्पॉट द एरर में डिस्कस किया, हार्डली हैड के साथ क्या आता है, व्हेन आता है. अगर स्केर्सली भी वहां पे है तब भी व्हेन आएगा. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, दो आई वांट देव. अच्छा, आई हैड वांट. अगर आपने जो सेंटेंस लिखा है थोड़ा बहुत अगर उसमें वेरिएशन है बट मतलब सही निकल के आ रहा है ना, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. दो आई हैड वांट देव yet he ignored me. दो यहां पे यूज किया तो yet. ठीक है, सी पार्ट क्या है, सी इसमें एबीसी नहीं दिया बट फॉर द ईज ऑफ राइटिंग थिंग्स डाउन मैं एबीसी कर रही हूँ. क्वेश्चन पेपर है तो आप उसके रेफरेंस से अपने आंसर चेक कर सकते हो. इट डजंट मैटर विच केमिकल यू पुट इनटू द मिक्सचर फर्स्ट द रिजल्ट विल बी द सेम. अब इसमें आपको एक डिफरेंस वर्ड यूज करना है. ठीक है, इस सेंटेंस को आपको इस तरीके से लिखना है कि आप एक डिफरेंस वर्ड यूज कर सको. तो क्या लिख सकते हो आप इसमें, इट मेक्स नो डिफरेंस विच केमिकल यू पुट इनटू द मिक्सचर फर्स्ट द रिजल्ट विल बी द सेम. ठीक है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, इट मेक्स. ठीक है, अगर आपने ये भी लिखा इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस तब भी सही है. इट मेक्स no difference which chemical you put in first, which chemical, ये rest of the sentence as it is आएगा.
विच केमिकल यू पुट इन टू द मिक्सचर फर्स्ट द रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक है। अब डी पार्ट पे आ जाते हैं हम। हु डज दिस पेन बिलोंग टू, डू यू नो हुज पेन इज दिस, ठीक है, ये तो आप बहुत आराम से कर ही सकते हो। डू यू नो हुज पेन इज दिस। E part, I have never seen so many people in this building before. I have never seen so many people in this building before. अब आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, सेंटेंस शुरू किससे होना चाहिए, दिस इज, तब क्या लिखोगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम that I have seen, अब ये जो आपका क्वेश्चन में ना, I have seen so many people in this building before, है ना। सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए, जो भी सेंटेंस है बस जो इंस्ट्रक्शन दिए गए ना उससे आपको सेंटेंस शुरू करना है। एक लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का, ओनली अ फ्यू बुक्स वर रिमेनिंग ऑन द शेल्फ व्हेन वी लेफ्ट। आई एम राइटिंग डाउन, अच्छा 12th का ए पार्ट मैं इरेज कर रही हूँ। आई होप आप ये ऑलरेडी, इफ यू वांट टू कॉपी इट डाउन वेल एंड गुड, नहीं तो आप एटलीस्ट चेक जरूर कर चुके होंगे। तो ए पार्ट, आई हैव इरेज द ए पार्ट एंड आई एम राइटिंग द लास्ट पार्ट ओवर द टॉप अगेन, ठीक है। एफ पार्ट यहाँ पे है, इसका क्या बन सकता है, मोस्ट के साथ आपको यूज शुरू करना है ना। मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ वर नॉट देयर व्हेन वी लेफ्ट, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ्स वर ऑलरेडी टेकन व्हेन वी लेफ्ट। मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ वर नॉट there when we left, ठीक है। या फिर आपने लिखा है मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ वर टेकन व्हेन वी लेफ्ट, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, ठीक है। सेंटेंस का बस मतलब नहीं बदलना है, बाकी आपका सेंटेंस पे वेरिएशन जरूर हो सकता है, लेकिन मतलब सही है, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए बस वैसे चेंज करना था, इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत बार आपको बोला है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा आती है ना, आपको बताया भी गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगी, या तो आपको डायरेक्ट स्पीच दी है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर इनडायरेक्ट दिया है उसको आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। और मैंने ये भी बोला था कि बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि इनडायरेक्ट स्पीच को आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इट इज यूजुअली इनडायरेक्ट स्पीच में ही कन्वर्ट करना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 अब हम डिस्कस कर लेते हैं। आई सेड टू माई टीचर आई नीड योर हेल्प। बेसिक रूल क्या है, पहली चीज यू रिमूव द कॉमा, ठीक है, और जो आपके कोटेशन मार्क होते हैं वो आप रिमूव करते हो, दैट लगाते हो, टेंस चेंज करते हो, प्रोनाउन चेंज करते हो अगर कोई प्रोनाउन दे रखा है, या फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव दे रखा है वो चेंज करते हो, प्लेस चेंज करते हो, एडवर्ब चेंज करते हो। टुमारो बन जाता है आपका क्या, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे क्या बनता है, अ डे बिफोर, है ना। ये पूरा आपको बताया है, टेंसेस का टेबल भी बनवाया है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं करवाई है, राइट। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, ए पार्ट। आई टोल्ड द टीचर दैट आई नीडेड हर हेल्प। अच्छा यहाँ पे माई टीचर दिया गया है ना, तो यहाँ पे अब जेंडर हमें नहीं पता, हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, लेकिन हमने एक और रूल पढ़ा था, अगर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, वी यूज द मेल प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। कई बार हम क्या बोलते हैं, ये रूल में पढ़े थे हमने, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, आई told the teacher that I, सिंपल प्रेजेंट में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में किस टेंस में दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज किया जाता है, सिंपल पास्ट में, है ना। आई टोल्ड द टीचर दैट आई नीडेड, हर लिखा है, हिज लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प, ठीक है। ये है आपका ए पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, ही सेड टू मी यू आर लकी, तो यहाँ पे ही सेड है, मतलब वो चेंज होगा पास्ट में। ही टोल्ड मी
दैट यू आर लकी, यू प्रोनाउन चेंज करना है ना, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, आई, वॉज लकी। बहुत ही सिंपल आए थे ये, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, सारे के सारे आप अटेम्प्ट बहुत आराम से कर सकते थे। सी पाथ द चिल्ड्रन सेड टू मी वी विल गो आउट इन द रेन, मॉडल कैसे चेंज होंगे इसका भी मैंने आपको बताया है, कोई एक चीज नहीं है जो नहीं बताई गई है। द चिल्ड्रन टोल्ड मी दैट दे विल है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, वुड, दैट दे वुड गो आउट इन द रेन। अब जस्ट बिकॉज बच्चों ने बोला कि वो बारिश में जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि बारिश में आप जाने दोगे, है ना, रोकती है ना मम्मी आपको। लास्ट है आपका, द टीचर सेड द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो, द टीचर सेड, अच्छा इसमें टोल्ड भी लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, द टीचर टोल्ड दैट द स्कूल विल रिमेन क्लोज। अच्छा टुमारो दिया है तो क्या होगा, विल रिमेन क्लोज्ड, टुमारो का क्या बन जाता है, द नेक्स्ट डे, ठीक है, इट शुड बी द नेक्स्ट डे। आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही है। लेट मी जस्ट रीराइट द लास्ट सेंटेंस, आई थिंक द राइटिंग इज नॉट, मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही। द टीचर सेड दैट द स्कूल विल रिमेन क्लोज द नेक्स्ट डे, द टीचर सेड दैट द स्कूल will remain closed the next, tomorrow दिया है ना, नेक्स्ट डे, ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी थे, आराम से आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, है ना। लास्ट क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दे रखा है, आपको इसको क्या दे रखा है, एंटोनिम्स देने हैं, ऑपोजिट मीनिंग देने हैं। पहला आपका इमेंस, इमेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा, ठीक है। इमेंस लव मतलब बहुत ज्यादा प्यार, तो इमेंस का क्या हो सकता है, लिटिल हो सकता है, फ्यू हो सकता है, राइट, नेग्लिजिबल हो सकता है, ऐसे कोई भी वर्ड जिसका मतलब क्या है, कम। सेकेंड है आपका होलसेल, ये तो आप सुनते हो, होलसेल प्राइस उसका इतना है, रिटेल इतना है, तो होलसेल का एक ऑपोजिट जो हो सकता है दैट कैन बी रिटेल। डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं ये बोलती हूँ कि भाई उसने डेलिबरेटली ये काम किया, मतलब उसने ऑन पर्पस किया, पूरे अपने कॉन्शियस माइंड में उसको ये बात थी कि मुझे ये काम करना है, तो डेलिबरेट का मतलब क्या होता है कि आपका इंटेंशन था वो चीज़ करने का। तो एक उसका ऑपोजिट अनइंटेंशनल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, और केयरलेस भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे एंटोनिम्स होते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू ऑफ द एंटोनिम्स, तो एटलीस्ट आपको आइडिया लग पाए। अगर इसी के सिमिलर मतलब वाले आपने कोई वर्ड दिए गए हैं जैसे कि अनइंटेंशनल या फिर एक्सीडेंटल, तब भी आपका आंसर सही होगा। थॉरो का मतलब होता है पूरी तरीके से, तो उसको ऑपोजिट एक जो हो सकता है पार्शियल हो सकता है ना, या फिर आपका सुपरफिशियल भी हो सकता है। द लास्ट इज कंज्यूम, कंज्यूम करना मतलब क्या है, व्हेन यू कंज्यूम समथिंग, वो क्वांटिटी कम होती जाती है ना, तो उसका एक ऑपोजिट आप क्या लिख सकते हो, एक्यूमुलेट बना सकते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर RAMC क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश का हमने हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की है। पेपर मॉडरेट आया था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, सिमिलर पैटर्न पे था, मार्क्स थोड़े बहुत वेरी किए थे, और ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है पूरे क्वेश्चन पेपर में जो आपको कवर नहीं कराई गई है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं आई है। राइटिंग भी आप देखोगे, आप अटेम्प्ट अगर आपने ढंग से किए तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, रीडिंग पोर्शन में भी, ग्रामर सेक्शन में भी, राइट। सो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। आपके अगर आप प्रीवियस जो भी आप वीडियो देखोगे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी तो आप आराम से ये पेपर कर लोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ इंग्लिश पेपर। और अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हो, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट करके यू कैन इनरोल योरसेल्फ, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।